हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो हम पढ़ रहे थे अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड फिफ्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी में यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमने बेसिकली एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में स्टार्ट कर दिया था एंड हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में पूरा कंप्लीटली पार्ट 1 में समझ लिया है। उसके बाद हमने जो पार्ट 2 में H1 एंटागोनिस्ट के बारे में सार ऑफ एंटी हिस्टामिन के बारे में पूरा कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारा है पेंडिंग टॉपिक्स H2 एंटागोनिस्ट एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 है ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली हम अपने टॉपिक्स में देखें तो इसमें हमारे एंटी हिस्टामिन्स के बारे में पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन, सार ऑफ एंटी हिस्टामिन, H1 एंटागोनिस्ट, उनकी जो ड्रग्स वगैरह थी, उनके सिंथेसिस, यूजेस, मैकेनिज्म, सब कुछ हम ऑल टोटल पढ़ चुके हैं। अब जो आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे H2 एंटागोनिस्ट के बारे में, इसके मोड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, इसके जो ड्रग्स हैं उसके स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें हम जो हमारी ड्रग्स वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यूनिट 1 का चैप्टर 1 रहेगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज की वीडियो में। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, जिसमें हम अपने यूनिट 1 के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम H1 एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आज की वीडियो में H2 एंटागोनिस्ट, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में H2 एंटागोनिस्ट होता क्या है और इनकी सभी ड्रग्स के बारे में और उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी ब्रीफ में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारे H2 रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, तो इन पे आके हमारा जो हिस्टामिन होता है क्या करता है, बाइंड करता है। तो H2 जो हमारा H2 एंटागोनिस्ट होते हैं, ये हमारे जो H2 एंटागोनिस्ट है ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं, H2 रिसेप्टर को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि हमारे H1 रिसेप्टर में हो रहा था। H1 रिसेप्टर में क्या हो रहा था, जो H1 रिसेप्टर था उसमें जो हमारा हिस्टामिन जब बाइंड कर रहा था, तो जो हमारा H1 एंटागोनिस्ट है वो हमारे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा था। फिर हमारा जो हिस्टामिन था वो यहाँ पे प्लस पे आके बाइंड नहीं कर रहा था, अपना कोई भी एक्शन हमारी बॉडी में शो नहीं कर रहा था। वैसे ही सेम फंडा यहाँ पे भी है। जो हमारा H2 रिसेप्टर है इस पे बेसिकली हमारा जो हिस्टामिन आ रहा था, बाइंड कर रहा था, तो ये H2 एंटागोनिस्ट ने जब H2 रिसेप्टर को ही यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो जो हिस्टामिन है यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा और फर्दरली अपना एक्शन, कोई भी एक्शन हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन नहीं शो कर पाएगा। मतलब कि ना ही तो कोई एलर्जिक एक्शन शो कर पाएगा, ना ही तो किसी टाइप की भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा हिस्टामिन। यानी कि जो ये हमारा ये जो H2 ये हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर्स थे ना, तो जो H2 यहाँ पे जो H2 रिसेप्टर था यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 एंटागोनिस्ट को ब्लॉक कर रहे हैं और हिस्टामिन के रिलीज को यहाँ पे मतलब हिस्टामिन के इफेक्ट को यहाँ पे रोक रहे हैं। सो ये रिलीज होने उसके एक्शन, मतलब ये जब बाइंड ही नहीं होगा हमारे H2 रिसेप्टर पे, तो हिस्टामिन कोई भी अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा हमारी बॉडी में। अब जो हमारा H2 एंटागोनिस्ट जब H2 रिसेप्टर को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पे जो मतलब H2 रिसेप्टर्स के अंदर क्या होती है, हमारी एसिड प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो एसिड प्रोडक्शन होती है, तो जो हमारे H2 रिसेप्टर्स यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, तो इसका जो HCl का सिक्रीशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो H2 रिसेप्टर्स हैं ये हमारे एसिड प्रोडक्शन करते हैं। एसिड प्रोडक्शन मतलब कि जो हमारे स्टमक में जब HCl का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना वाना मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो उसके सिक्रेशन क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अब HCl जो है वो अगर ज़्यादा सिक्रीट होगा हमारी बॉडी में तो क्या हो जाता है, एसिडिटी कॉज होती है एंड अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से जब H2 रिसेप्टर्स यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं तो एसिड प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो जाता है, यानी कि HCl का सिक्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। अब ये HCl का सिक्रेशन ज़्यादा कब होता है, जब हमारा जो हिस्टामिन होता है जब H2 रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करता है, तो हिस्टामिन का आप लोग को पता है ये इसका रिलीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या क्या कॉज करता है, अब ये हमारे जब H2 पे बाइंड होगा तो H2 बेसिकली क्या कर रहा है, एसिड प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे हिस्टामिन की वजह से एसिड का प्रोडक्शन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा, HCl का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में होने लगेगा। फिर जब हाई अमाउंट में होने लगेगा तो हमारी ड्यूडनल भी मतलब उसमें डैमेज हो सकती है और हमारे जो मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जलन वगैरह होने लग सकती है। तो इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे HCl के सिक्रेशन के ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा H2 एंटागोनिस्ट है, यानी कि मतलब जो हिस्टामीन है, मतलब एंटी हिस्टामीन है, सॉरी एंटी हिस्टामीन है। तो ये एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अपोज करना, जो कि हिस्टामीन को अपोज कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे H2 एंटागोनिस्ट है, यहाँ पे H2 रिसेप्टार्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो हिस्टामीन है H2 रिसेप्टार्स पे यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे जो एसिड का प्रोडक्शन होगा या फिर HCl का सिक्रीशन होगा वो यहाँ पे कम हो जाएगा। इसकी वजह से ना ही तो हमको कोई भी मतलब कि एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होगी, ना ही तो हमारी जो मतलब किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं होगा हमारी बॉडी में, ये मतलब कि अल्सर वगैरह कोई भी क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ पे सिंपल सा H2 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम दो टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, H2 एंटागोनिस्ट, और यहाँ पे एक हमारा आ जाता है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPI, ठीक है। तो इन दोनों का मैकेनिज्म लगभग थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिलता है। तो चलिए अब इन दोनों के मैकेनिज्म को यहाँ पे हम मतलब कि कंबाइन करके पढ़ते हैं, तब आप लोग को दोनों के मैकेनिज्म भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और दोनों के थोड़ा मिलते जुलते हैं तो आप लोग को आसानी हो जाएगी। अगर एक मैकेनिज्म मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे, तो दोनों का भी काम चल जाएगा। तो हम मैकेनिज्म को थोड़ा समझें तो मान लीजिए ये जो हमारे मतलब जो हमारे बॉडी में क्या है, स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक में जो ये वाली लेयर होती है आप लोगों को दिख रही होगी नीचे, इसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर। उसके बाद जो ये पेराइटल लेयर होती है, जब इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो ये हमारी कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो जो इस तरीके की लेयर आप लोगों को दिख रही है, इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं पेराइटल सेल। तो इस पेराइटल सेल का फंडा यहाँ पे हम थोड़ा आप लोगों को मतलब कि डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, तब आप लोग को पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे क्लियर होके समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म समझें तो मान लीजिए ये हमारा जो आप लोग को पूरा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए ये एक पूरी हमारी क्या है, पेराइटल सेल है। सिर्फ इन सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ ये जो बॉक्स आप लोग को दिख रहा है समझ लीजिए हमारा पेराइटल सेल है। अब यहाँ पे हमारे 3 तरीके के रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा होता है H2 रिसेप्टार, एक होता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टार, एंड एक होता है हमारा गैस्ट्रिन रिसेप्टार। H2 रिसेप्टर आप लोग को पता है, जिसमें हमारा हिस्टामिन क्या करता है, आके यहाँ पे बाइंड करता है। उसके बाद एक हमारा यहाँ पे ये जो बॉक्स आप लोग को दिख रहा होगा छोटा सा, ये हमारा होता है प्रोटॉन पंप। ये क्या होता है, हमारा प्रोटॉन पंप होता है। अब जो ये हमारा प्रोटॉन पंप होता है, इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप के एंजाइम। एक हमारा होता है ATPase एंड एक होता है हमारा H+ एंड K+ एंजाइम। तो यहाँ पे प्रोटॉन पंप के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं 2 एंजाइम, ATPase एंजाइम एंड H+ एंड K+ एंजाइम, ठीक है। आई थिंक आप लोग को यहाँ से थोड़ा कम ही समझ में आएगा, थोड़ा छोटा बना हुआ है नोट्स के हिसाब से, तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 रिसेप्टार्स हो गए, जो कि हमारा H2 रिसेप्टार पे हिस्टामिन आके क्या करता है, बाइंड होता है, और ये हो गया हमारा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टार, और ये हो गया हमारा गैस्ट्रिन। और ये हमारा होता है पूरा का पूरा जो बॉक्स है, ये हमारा होता है प्रोटॉन पंप, जिसमें हमारे 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ATPase एंड यहाँ पे H+ एंड K+ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, पेराइटल सेल होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है एक्चुअल में, मीन्स नॉर्मली हमारा HCl जो है वो फॉर्म कैसे होता है। अब जैसे कि हमारी बॉडी में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या चीज़, पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्राइड यहाँ पे फॉर्म करते हैं, यानी कि H2CO3 यहाँ पे फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा कंपाउंड है इसका हो जाता है यहाँ पे ब्रेक डाउन। तो ये टूटते किस में है, HCO3 निगेटिव, और एक हमारा H निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि जब ये टूटता है तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं, HCO3 नेगेटिव एंड H+, ठीक है। अब जो ये हमारा HCO3 नेगेटिव है, ये हमारा पहुँच जाता है कहाँ पे, ब्लड में। कहाँ पे पहुँचता है, ब्लड में। और जो हमारा ये H+ होता है, ये हमारा क्या करता है, यहाँ ये पेराइटल सेल से यहाँ पे क्या करता है, इसके द्वारा यहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये हमारा पेराइटल सेल यहाँ पे है, ठीक है, ये लेयर के अंदर। तो ये वाला जो H+ होता है, ये यहाँ से निकल के यहाँ से हमारे स्टमक में पहुँच जाता है। मीन्स ये H+ जो है, ये हमारा H+ आयन यहाँ से निकल के पेराइटल सेल से ये हमारे स्टमक के अंदर पहुँच जाता है। और उसके बाद यहाँ से जो हमारे ये क्लोरीन होते हैं, मतलब जो Cl नेगेटिव होते हैं, ये यहाँ से हमारे क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं हमेशा, ठीक है, Cl नेगेटिव जो होते हैं। यानी कि ये जो हमारे मतलब ये H+ आयंस भी हमारे पहुँचते रहते हैं स्टमक में, और जो Cl नेगेटिव है, क्लोरीन है, ये भी हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों ही हमारे स्टमक में पहुँचते रहते हैं। तो अब ये दोनों कंबाइन होकर हमारे क्या फॉर्म कर देते हैं, HCl फॉर्म कर देते हैं। कहाँ पे, हमारे स्टमक में।
तो इसी नॉर्मल तरीके से यहाँ पे हमारे जो H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन जो हैं ये आपस में कंबाइन होकर हमारे स्टमक में HCl का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो जो ये H पॉजिटिव है ये हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के थ्रू ही क्या करते हैं, H+ आयन यहाँ पैराइटल सेल से हमारे स्टमक में पहुँचते हैं, ठीक है। अब जो H+ आयन्स हमारे यहाँ से निकलते हैं तो जो K+ आयन्स रहते हैं, मतलब पोटेशियम जो बाहर रहता है, वो हमारे इसी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के थ्रू इस हमारे पैराइटल सेल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फंडा था कि हमारे स्टमक में HCl बन कैसे रहा है। अब यहाँ पे हमारा HCl बढ़ता कैसे है, वो वाला फंडा यहाँ पे हम समझेंगे। अब जैसे कि जो हमारा एसिटाइल खोलीन है, ये जो एसिटाइल खोलीन रिसेप्टर है, जब हमारे पैराइटल सेल से बाइंड होता है तो ये क्या करता है, Ca2+ मतलब कि कैल्शियम आयंस को यहाँ पे क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब होता है हमारे गैस्ट्रिन की बारी। तो जो गैस्ट्रिन होता है ये भी हमारे Ca2+ मतलब कैल्शियम आयंस को यहाँ पे क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी कि एसिटाइल खोलीन है, गैस्ट्रिन दोनों ही यहाँ पे किसके रिलीज को बढ़ा रहे हैं, Ca2 पॉजिटिव को, मतलब कैल्शियम आयन को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं हमारे पैराइटल सेल के अंदर। अब बचा यहाँ पे हमारा H2 रिसेप्टर। तो जैसे H2 रिसेप्टर आप लोगों को पता है कि हमारा GPCR वाला रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, बेसिकली ये हमारा CAMP को यहाँ पे क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है हमारे पैराइटल सेल के अंदर, ठीक है। तो ये साइक्लिक एम जो होता है, इसको हमारा जो H2 रिसेप्टर है ये हमारा एक्टिवेट कर देता है। अब ये जो हमारा H2 रिसेप्टर है ये CAMP है, ठीक है। तो ये भी हमारा इनडायरेक्टली क्या करता है, कैल्शियम आयन को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो हमारे जितने भी ये H2 रिसेप्टर है, एसिटाइल खोलीन है, गैस्ट्रिन, तीनों ही क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे कैल्शियम आयन को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब जो इसका काम होता है, जो Ca2+ है, इसका काम होता है कि ये हमारे H+ आयन के एक्सोसाइटोसिस को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। यानी कि जो हमारे H+ आयन्स हैं, एक्सोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देना मतलब कि इसको बाहर निकालना। यानी कि ये जो कैल्शियम आयन्स है ये H+ आयन्स के एक्सोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देगी, जिससे कि हमारे जो H+ आयन्स है ये हमारे पैराइटल सेल से निकल के हमारे स्टमक में पहुँचने लगते हैं। तो ये जो हमारा अंदर का एरिया ये हमारा पैराइटल सेल है, और जो बाहर का एरिया है ये हमारा स्टमक है, पेट है, ठीक है। अब जब यहाँ पे H+ आयन की एक्सोसाइटोसिस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी तो ये हमारा जो H+ आयन है पैराइटल सेल से काफ़ी तेज़ी से हमारे स्टमक में पहुँचने लगता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो तीनों ही हैं, H2 रिसेप्टर, एसिटाइल खोलीन, गैस्ट्रिन, ये तीनों ही क्या कर रहे थे, हमारी ये कैल्शियम आयंस को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे। और कैल्शियम आयन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे H+ आयन की एक्सोसाइटोसिस को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। तो इसके साथ साथ हमारे जो Cl नेगेटिव है, क्लोरीन का भी तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट होगा, तो क्लोरीन भी हमारे काफ़ी तेज़ी से हमारे स्टमक में जाने लगते हैं पैराइटल सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये हमारे जो तीनों ही रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे पैराइटल सेल से क्या अटैच है, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब एक्सोसाइटोसिस बढ़ जाए किसी भी आयन की तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ में पहुंचने लगता है। तो ये यहाँ पे स्टमक में जो HCl का सिक्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारा HCl का सिक्रेशन हो कैसे रहा है, HCl हमारा बन कैसे रहा है स्टमक में, और किस प्रकार से हमारा जो HCl है उसका इंक्रीजमेंट, मतलब कि HCl हमारा ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है हमारे स्टमक में। तो ये तो आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि जो हमारा H2 एंटागोनिस्ट है वो हमारे यहाँ पे कैसे वर्क करता है। अब जैसे आप लोग को पता है जो हमारा हिस्टामिन होगा, हिस्टामिन हमारे H2 रिसेप्टर्स पे क्या करता है, बाइंड करता है जाके हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन यहाँ पे क्या करेगा, H2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। अब जैसे आप लोग को पता है हिस्टामिन यहाँ पे जब बाइंड करेगा तो ये हमारे CAMP की मतलब क्या कर देगा, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देगा। और CAMP क्या करेगा, यहाँ पे कैल्शियम आयंस को बढ़ा देगा, और कैल्शियम आयंस हमारे क्या करेंगे, H+ आयंस की एक्सोसाइटोसिस के यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हिस्टामिन से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में जो हमारा H+ आयन है वो हमारे स्टमक में पहुंचने लगेगा। तो इस टाइप से ये भी हो गया ना कि ये जो हिस्टामिन है ये बेसिकली इनडायरेक्टली क्या करता है, स्टमक में HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। अब हमारा जो H2 एंटागोनिस्ट है, जो H2 एंटागोनिस्ट है इसका वर्क मेन यहाँ पे आ जाता है। तो जो हमारा जो H2 एंटागोनिस्ट है ये बेसिकली हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या करते हैं, H2 रिसेप्टर्स को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन है हमारे H2 रिसेप्टर्स पे यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता है।
अब H2 एंटागोनिस्ट की वजह से जो हमारा हिस्टामिन का सिक्रीशन है, मतलब कि जो हमारा HCl का मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा था, जो हमारा HCl बढ़ रहा था हमारे स्टमक में, वो थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब एकदम से नहीं बंद होगा, वरना तो जो अगर HCl बनना ही बंद हो जाएगा हमारे स्टमक में, तो जो हम लोग खाना वगैरह खाएंगे वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो सिर्फ H2 एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, ये हमारे H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हिस्टामिन क्या होता है, इनहिबिट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। मतलब ये हमारे रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए, जब तक कि दवा का इफेक्ट रहता है तब तक कि ये काम करता है, और उस टाइम के लिए हमारा जो ये इतनी प्रोसेस होती है, CAMP यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, ये कैल्शियम आयंस हमारे बढ़ेंगे नहीं। उसके बाद जो H+ आयंस की एक्सोसाइटोसिस ये हमारी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो H+ आयंस है वो धीरे धीरे जाएंगे, और हमारे HCl का सिक्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगा हमारे स्टमक में, मतलब नॉर्मली हो जाएगा, एकदम नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा, जिस हिसाब से बनने चाहिए उस हिसाब से हमारा HCl हमारे स्टमक में बनेगा। तो इस टाइप से हमारा जो H2 एंटागोनिस्ट है ये हमारा वर्क करता है हमारे किसमें, इसका मतलब ऑल टोटल मैकेनिज्म में। तो आई होप आप लोग को H2 एंटागोनिस्ट के बारे में पूरा टोटल इसका जो मैकेनिज्म वगैरह है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी इसके नोट्स वगैरह आप लोग को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हैं ये सारी चीज़ें नोट्स में जो लिखी हुई हैं। ठीक है, बाकी ये जो हमने डायग्राम आप लोग को समझाया वही सारी चीज़ें जो हमने समझाई वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, बस एक मतलब टेक्निकल टर्म में लिखी हैं जो कि आप लोग को एग्जाम में लिखना है। अगर हिंदी में समझ जाएंगे तो आप लोग इसको अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बाकी ये डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, और ये आप लोग को नोट्स वगैरह में अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये इसका हमारा मैकेनिज्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके ड्रग्स के बारे में देखते हैं। तो टोटल इसकी हमारी 3 ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रग्स हमारी आ जाती है सिमिटिडीन, और सिमिटिडीन के हमको यहाँ पे सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को सिमिटिडीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाता है, और जब हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला कंपाउंड होता है 2-क्लोरोएसिटोएसिटिक एसिड। ठीक है, और सेकंड हमारा होता है फॉर्मामाइड। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमको जोड़ देना है। इन दोनों ही कंपाउंड को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4-कार्बेथॉक्सी एस मिथाइलिमिडाजोल। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा इसकी जब रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इसकी रिएक्शन होगी, फिर इसका एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी रिएक्शन होगी, फिर इसका एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे ये कंपाउंड कहलाएगा सिमिटिडीन। अब ये आपकी सिंथेसिस हो जाती है सिमिटिडीन की। ठीक है, अब बस आप लोग को इसमें मतलब इतना पढ़ाने वाला कुछ है ही नहीं, बस आप लोग को ये आप लोग को तो रटना ही पड़ेगा। अब जैसे कि हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेसिकली क्या पढ़ना है आप लोग को, इसकी जो मेन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप लोग को इसका स्ट्रक्चर एकदम रट्टा मानना है। सेकेंडली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, अगर सिंथेसिस दी गई है तो सिंथेसिस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये अब फ्यू ड्रग्स दिए गए हैं जिसमें हमारी सिंथेसिस दी जाती है, जैसे 4-5 ड्रग्स ही होंगी, जैसे कि हमारे H1 एंटागोनिस्ट में 3 ड्रग्स हैं जिसकी हमें सिंथेसिस पढ़नी है, और H2 एंटागोनिस्ट में भी हमारी 3 ड्रग है जिसमें एक आधी हमको सिंथेसिस पढ़नी है, जैसे कि सिमिटिडीन की। तो ये आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेन चीज़ यहाँ पे क्या, मतलब आप लोग को पता होनी चाहिए कि जो ड्रग है वो हमारी बेसिकली हमारे बॉडी में जाके काम क्या कर रही है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को पता ही होना चाहिए, तब आप लोग को सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, ये जो H2 एंटागोनिस्ट है ये हमारे H2 रिसेप्टर को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हिस्टामिन की एक्टिविटी है यहाँ पे कम हो जाएगी, और HCl की भी हमारी जो एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में स्टमक में कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके यूजेस की बात कर लें तो ये बेसिकली हमारा गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीट करने में हेल्प करता है सिमिटिडीन। अब हमारी यहाँ पे सेकेंड ड्रग आ जाती है फॉर्माटिडीन। अब फॉर्माटिडीन के ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है, ये तो आप लोगों को पढ़ना ही है। इसका मोड ऑफ एक्शन मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, मैकेनिज्म एकदम हमारे सिमिटिडीन की तरह सेम है, मतलब कि हमारा मोर पोटेंट कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट अच्छा वर्क करते हैं, जो कि हमारे हिस्टामिन को रोकते हैं। ठीक है, और मतलब इनिबिट करते हैं, H2 रिसेप्टर्स को यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जैसे कि हमारा सिमिटिडीन कर रहा था। यूज की बात करें तो ये भी हमारा गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर को यहाँ पे ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब गैस्ट्रिक जैसे कि HCl, जब HCl का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा था इसी वजह से तो यहाँ पे एसिडिटी वगैरह हो रही थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी, ड्यूडेनल अल्सर हो रहा था, उसी को यहाँ पे हम कम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। फिर हमारी थर्ड ड्रग आ जाती है रेनिटिडीन। अब इसका मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो एक होता है रेनिटिडीन का, ये हमारा एकदम सेम होता है सेमिटिडीन एंड फॉर्माटिडीन की तरह। ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, और इसके जो यूजेस भी है इसके भी, ये भी हमारा क्या करता है, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीट करने में हेल्प करता है।
तो ये हमारा सारा कुछ जितना भी हमने पढ़ा अभी तक, ये हमारा H2 एंटागोनिस्ट के बारे में था और यहाँ पे इसकी हमारी ड्रग्स के बारे में था। अब हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसको हम शॉर्ट में PPIS भी कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो हमारे मतलब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये हमारे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पैराइटिस सेल्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के हमारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। इरिवर्सिबल आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इस वाले डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ से थोड़ी खिचड़ी पक गई है लेकिन फिर भी आप लोग को विजिबल हो रहा होगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक में हमने यही पढ़ा था कि ये हमारा पूरा का पूरा पैराइटल सेल था, यहाँ से हमारी क्या बन रहा था, एसिड, मतलब कि एसिड का सेक्रेशन यहाँ से हमारा बन रहा था और बढ़ भी रहा था। तो ये जितना भी पार्ट है ये हमको यहाँ से छोड़ देना है। हमको मेन मतलब किससे है, प्रोटॉन पंप से है। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि जो हमारा एसिड मतलब कि जो हमारा HCl कहाँ से निकल रहा है, हमारे इसी प्रोटॉन पंप की वजह से ही तो निकल रहा है। इसी वजह मतलब यही जो प्रोटॉन पंप है इसी से हमारा यहाँ पे सेक्रेशन हो रहा है HCl का। तो अब मेन मोटिव यहाँ पे आता है कि अगर हम इस प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर दें, रोक दें, तो यहाँ पे चाहे हमारा ये जो H2 रिसेप्टार्स बाइंड हो, चाहे एसिटाइल खोलिन बाइंड हो, चाहे गैस्ट्रिन बाइंड हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेन फंडा जब यहाँ पे इनहिबिट है तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का फिर क्या ही काम, जब ये सारी चीज़ें उधर जा ही नहीं सकती हैं इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें जा भी तो प्रोटॉन पंप की वजह से ही रही थी। अगर यही इनहिबिट है तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ से इस पैराइटस सेल से हमारा H पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो HCl यहाँ पे जितना ही बन ले कोई मतलब ही नहीं है। जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यहाँ पे इनहिबिट है, मतलब यहाँ पे बंद है, तो इनहिबिट है, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर रहेंगी, ठीक है, ये हमारे स्टमक में नहीं जाएंगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हमारी गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये हमारे क्या करते हैं, बेसिकली ये हमारे प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर देते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल तौर पे समझाएं आप लोगों को, मान लीजिए आप लोग घर में, ठीक है, अब आप लोग घर से ऐसे घर में कोई बहुत लोग रहते हैं, मम्मी पापा सब लोग रहते हैं, तो गेट खुला रहता है हम लोगों का, तो वहाँ हम लोग आसानी से अंदर बाहर मतलब जा सकते हैं। लेकिन अगर मम्मी कहीं गई हैं बाहर या फिर उन्होंने गेट में लॉक लगा दिया, तो क्या आप बाहर जा सकते हो? वो लॉक लगा हुआ है तो आप गेट के बाहर जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जब ताला ही लगा हुआ है तो आप लोग को मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो गेट के बाहर नहीं जा सकते। तो वही सेम फंडा यहाँ पे भी हमारे होता है, ठीक है। जब यहाँ पे हमारा प्रोटॉन पंप यहाँ पे इनहिबिट है तो ये सारी चीज़ें हमारी नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ पे यही सिंपल सा फंडा होता है कि यहाँ पे हम प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो H+ होता है ये हमारे इसके बाहर पैराइटल सेल के बाहर जा ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं, जो कि हमारे रिवर्सिबल नहीं होते कि मतलब फिर से ये हट जाए या फिर ये खुद दरवाज़ा खुल जाए तो वो जो H+ आयंस है वो आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनहिबिटर्स इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैकेनिज्म वगैरह यहाँ पे जो हमने जितनी भी कहानी लिखी है, जो मैंने आप लोग को बताया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिख रखी है, वो आप लोग को नोट्स में आराम से मिल जाएंगी। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे भी हमने बना रखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मतलब सेम फंडा है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे भी हमने बना दिया कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मतलब जो हमारे PPI वाले ड्रग्स होते हैं वो कंटेन करते हैं हमारे एक सल्फोनिल ग्रुप को कंटेन करते हैं। तो अब ये जो हमारा सल्फोनिल ग्रुप होता है ये हमारा क्या करता है, ये जो हमारे H+ K+ ATPase होते हैं, ठीक है, इसको अपने साथ क्या करता है, अटैच कर लेता है, मतलब जोड़ देता है। तो अब यहाँ पे जो H+ एंड K+ ATPase है ये हमारे क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप मतलब जो PPIs के साथ ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को इनहिबिट लिखा होगा ना, ये हमारे जब इसके साथ इनहिबिट हो जाते हैं, मेटाबोलाइज हो जाते हैं, तो ये यहाँ से हमारे एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से इस दरवाजे से ही निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। यानी कि इसको हमने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया, ये हमारे धीरे धीरे क्या करते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो एंजाइम जा चुके हैं तो यहाँ पे जो प्रोटॉन पंप का ये जो मतलब ये जो ताला लग गया है अब वो खुलेगा ही नहीं। तो जब ये प्रोटॉन पंप का ताला खुलेगा ही नहीं तो यहाँ पे जो H+ आयंस है ये हमारे यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं हमारे स्टमक में। तो जब ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, ये जब एंजाइम हट जाता है तो ये पूरा का पूरा जो बॉक्स होता है वो जो हमारा ब्लॉक हो जाता है, मतलब PPI यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये हमारे जो कोई भी H+ आयंस यहाँ से हमारे निकलेंगे नहीं, स्टमक में नहीं जाएंगे और ना ही तो यहाँ पे हमारा HCl प्रोड्यूस होगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम HCl के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, या फिर रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इस तरीके हमारा थोड़ा सा मॉडर्न तरीका हो जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यहाँ पे मैकेनिज्म हो जाता है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मेन छूट गई थी, तो ये जो हमारे ECL सेल्स होते हैं ये भी हमारे क्या करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, जो कि हमारे H2 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ECL का भी ये हमारा यहाँ पे काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इसका क्या हो जाता है, मैकेनिज्म हो जाता है। तो जो मैकेनिज्म आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म हम आप लोग को मतलब जो इसकी ड्रग्स होंगे उसमें भी आप लोग को लिखना है। तो मतलब जब इसका मैकेनिज्म समझ गए हैं तो ऑटोमेटिक आप ड्रग्स में जो मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, वो अपने आप लोग लिख सकते हैं। तो इसकी हम ड्रग्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी ड्रग आ जाती है ओमेप्राजोल। तो ओमेप्राजोल का ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम देखें तो ये भी हमारे क्या होते हैं, सेलेक्टिव इरेसिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। और ये भी हमारे प्रोटॉन पंप के साथ ये जो हमारा ATPase एंजाइम होता है ये भी हमारा क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है। इसकी वजह से ये हमारा जो ये पूरा का पूरा फंडा था ये हमारा यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जो एसिड का प्रोडक्शन होता है यहाँ से हमारा नहीं हो पाता है हमारे स्टमक में, तो वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात कर लें तो ये हमारे बेसिकली पेप्टिक अल्सर में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। और एक हमारा आता है यहाँ पे एरोसिव एसोफेगेटिस और यहाँ पे एक आता है एलिसन सिंड्रोम। बाकी इसको अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एलिसन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। बाकी इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। एरोसिव एसोफेगेटिस जो होता है ये बेसिकली हमारी मतलब क्या, ये जो हमारे एसोफेगस होता है ये हमारी बेसिकली क्या होती है, फूड पाइप होती है। तो ये जो हमारा जो मतलब एसिड होता है, जब हमारे स्टमक में जो ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारे क्या करता है, जब एसिड होता है मतलब वो एसिड होता है ना, तो वो हमारे फूड पाइप को यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा सा डैमेज कर देता है, ये डैमेज कॉज कर देता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एरोसिव एसोफेगेटिस कहते हैं। तो इसको भी यूज़ मतलब ट्रीट करने में ये हमारा हेल्पफुल होता है, ये हमारे ओमेप्राजोल। फिर हमारी सेकंड ड्रग आ जाती है लेंसोप्राजोल। तो लेंसोप्राजोल का ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये हमारा ओमेप्राजोल की तरह एकदम सेम है। इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो ये भी बेसिकली हमारा क्या करता है, ड्यूडनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर को यहाँ पे ट्रीट करने में हेल्प करता है। और जो हमारा एलिसन सिंड्रोम है इसको हम जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ZE सिंड्रोम बोलते हैं। अब ZE सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक में काफ़ी ज़्यादा मतलब एसिड काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। इसकी वजह से हमारे मतलब स्टमक में ट्यूमर वगैरह कॉज होने लगते हैं और पेप्टिक अल्सर्स वगैरह यहाँ पे हो जाता है। इसी को ये जो हमारी लेंसोप्राजोल होती है, इसी सारी मतलब ये सारी ड्रग्स जो होती है इसी ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड ड्रग। अब इसके जो हमारी थर्ड ड्रग आ जाती है रेबिप्राजोल। तो रेबिप्राजोल का मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो हमारे सभी दोनों ड्रग्स की तरह सेम ही होता है। और इसका जो ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है, यूजेस भी इसके हमारे ओमेप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल की तरह एकदम सेम होते हैं। फोर्थ हमारी ड्रग आ जाती है पेंटोप्राजोल। इसका आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। बाकी इसके यूजेस एंड मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो हमारी इन्हीं तीनों ड्रग्स की तरह एकदम सेम होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को H2 एंटागोनिस्ट के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, सभी ड्रग्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है इसके मैकेनिज्म के बारे में लगभग आप लोग को मतलब आप लोगों ने देखा ही है कि H2 एंटागोनिस्ट एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPIs का मैकेनिज्म एकदम लगभग सेम है। बस यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में ये हमारा प्रोटॉन पंप यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है और ये हमारा इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये हमारा इनहिबिट हो जाता है जिसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी सारी ड्रग्स हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जो इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे फ्रीली, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का जो यूनिट फर्स्ट है उसका चैप्टर 1 आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आप लोग से मिलते हैं बहुत ही जल्द।